Hi friends, I Sunil Gupta welcome you. So friends, we are going to make the discussion about each and everything on the lecture series related to public administration on important topic with respect to the comparative values. And in the series of that particular discussion, I have to make the discussion about the role of the president in exercising pardoning authority. So you know very well, President of India consisting of many powers: executive power, legislative power, judicial power, military power, diplomatic power, financial power, you know very well. ये सब तुम लोग सब जानते हो. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 4. तो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कंटेम्परेरी इशू एरिया से. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो जुडिशियल पावर्स को कैसे ये यूज करते हैं, और जब यूज करते हैं तो क्या अकाउंटेबिलिटी उसके साथ में मैच्ड है कि नहीं, आज इसी पे हम लोग फोकस करेंगे. द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग पार्डनिंग अथॉरिटी, किसी को अगर माफ करना होता है तो प्रेसिडेंट हैज टू डू इट. तो और इस पर हम लोग छोटा सा डिस्कशन लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. First, what is called appointment of the Supreme Court, judges and the High Court judges is the first judicial power. Second power is seeking advice from the Supreme Court with respect to the constitutional matters, with respect to the law under the provision of Article 123. And सबसे important power ये इसको जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. इसको क्लीमेंसी पावर भी कहते हैं, एंड इट इज बीइंग एक्सरसाइज्ड अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब आर्टिकल 72 में इसका मतलब कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कह दिया किसी के मर्डर में कि आपको हैंग होगा, कैपिटल पनिशमेंट होगा, देन द पर्सन हैज टू मूव टू हाई कोर्ट. High Court has to say capital punishment will continue, then has to go to Supreme Court. Supreme Court has to say capital punishment will continue. Then the person can go to President of India, and President of India at that time can use Article 72 in order to pardoning of certain issues related to the matter, right? President के सामने ऐसे में 5 important, जुडिशियल पावर्स होते हैं, पार्डनिंग पावर होते हैं. एक तो पार्डन हुआ जिसमें कि पूरे को उन्होंने माफ कर दिया. कम्यूटेशन इन विच देयर इज चेंज इन कैरेक्टर बट टर्म यहाँ पर कंटिन्यू रहता है, यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट से सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं टुवर्ड द लेसर वन. रिमिशन एक ऐसा चीज है जिसमें कि हम टर्म को चेंज करते हैं. जिसमें 5 साल का सजा है तो उसको हम 3 साल कर सकते हैं, राइट. रेस्पाइट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टर्म्स एज वेल एज व्हाट the character of the offense. And another important is said to be reprieve. Reprieve का मतलब हो गया कि उस ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर लगा देना. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप, एक वैलिड रीजन है, यू कैन गो टू द प्रेसिडेंट एंड ये स्टे ऑर्डर मे बी एक्सटेंडेड. तो ये जो एग्जीक्यूशन का डेट है, कंसिडर करो फांसी होना है हमें 28th of January को, then it may be extended to 20th of February, right? So this is called a part of the reprieve. तो 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इनके पास में है, अथॉरिटी इनके पास में है, कैन यूज द अथॉरिटी. बट इन द 1980 प्लस वी हैव सीन प्रेसिडेंट हैज मिसयूज द अथॉरिटी मेनी टाइम्स. ऐसा हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स कहते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स कमेटी के रिकमेंडेशन, मीडिया के रिकमेंडेशन कहते हैं. यहाँ पे 1980 के बाद प्रेसिडेंट के पास जब कोई पार्डनिंग के लिए जाता है, कोई एप्लीकेशन देता है, तो उस एप्लीकेशन को वो करते क्या है कि वो एप्लीकेशन को कंसीडर करने के बजाय उसको ऐसे ही रख देते हैं. और बाद में ये बिकॉज ये प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करते हैं. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. अब ये करते क्या है कि अगर इनको इलेक्शन में जाना होता है, देन प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपने हिसाब से कास्ट वोट बैंक, रिलीजन वोट बैंक के हिसाब से इन्होंने फाइल को निकाला, उनको पार्डन कर दिया और पब्लिसाइज कर दिया कि मैंने इस कम्युनिटी के लिए ये काम किया. तो बेस्ड अपॉन दैट इस तरह से मिसयूज होने लगा. अब कंसीडर करो पंजाब में इलेक्शन है और हमें सिख वोट बैंक चाहिए, तो क्या किया, पार्डनिंग वाले फाइल्स में से जितने भी 6 कन्विक्ट्स थे उनको हमने निकाला, उन पे हमने पार्डनिंग कर दिया और पब्लिसाइज करा दिया कि 25 कन्विक्ट्स को हमने पार्डनिंग दे दिया. तो वोट बैंक एक क्रिएट हो गया उस रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का जो वहां पर कॉन्टेस्ट में.
So based upon that, this kind of political misuse of the pardoning power have been taken place. कोई कास्ट के बेसिस पे काम करे, कोई रिलीजन के बेसिस पे, कोई रीजन के बेसिस पे अपना वोट बैंक की तरह इस पावर को इस्तेमाल करने लगे। तो जाहिर है जब इस पावर को जब मिसयूज होना शुरू हो गया, देन एंड देयर आफ्टर दो ही ऑप्शन थे, या तो इस पावर को हम हटा दो, या फिर दूसरा ऑप्शन इज इस पावर को हम अकाउंटेबल बनाएं। एज क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ वैलिड कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड अपॉन द ह्यूमन राइट इश्यूज, इसलिए इसको हटाना उचित नहीं है। तो इनको अकाउंटेबल बनाना जरूरी है, राइट। अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, दैट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी, राइट। जुडिशियरी आए और इन्होंने कुछ वर्डिक्ट दिया, सम ऑफ द वर्डिक्ट हैज बिकम वेरी फेमस। अब देखो ये स्लाइड में द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इज कॉल्ड अंडर द मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980-81। तो इस केस में और एक और केस आए व्हाट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक केहर सिंह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1988-89। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट केस इसीलिए था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ प्रेसिडेंट हैज टू टेक द एक्शन अंडर आर्टिकल 72 दैट इज द इररिलेवेंट और आर्बिट्रेरी इन नेचर, देन ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू में पॉसिबल। हालांकि ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता है, बट जुडिशियल रिव्यू में पॉसिबल। तो ये जरूरी है कि आप कोई भी पार्डनिंग एप्लीकेशन पे कंसीडर कर रहे हैं, यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट अपॉन द मेरिट अपॉन द डिसीजन। डिसीजन में मेरिट होना चाहिए। तो अगर मेरिट बेस्ड है तो ठीक है, अगर आर्बिट्रेरीनेस और इररिलेवेंसी के बेस्ड पे है, देन एंड देयर आफ्टर जुडिशियल रिव्यू में पॉसिबल। तो कम से कम इस केस में क्लियर हो गया कि जुडिशियल रिव्यू में पॉसिबल इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन अकाउंटेबल, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट केस केम इनटू बीइंग व्हाट इज कॉल्ड देवेंद्र पाल सिंह बुल्डर केस। ये केस बहुत ही फेमस था। इस केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ द पर्सन इज गेटिंग इनऑर्डिनेट डिले विदाउट टेक्निकलिटी, को अगर हम डिले करते हैं किसी भी आदमी को पार्डनिंग करने में, इट इज वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ। डिग्निफाइड राइट टू लाइफ का वायलेशन है, और डिग्निफाइड राइट टू लाइफ का वायलेशन होगा आर्टिकल 21 का। देन सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट विल टेक द एक्शन, राइट। एंड शत्रुघ्न चौहान केस में जो भी इसमें अनफिनिश्ड टास्क था, इसमें पूरा केस ने कह दिया अगर आप इनऑर्डिनेट डिले करते हैं और यहाँ पे आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है अंडर आर्टिकल 32 में रिट देने का, तो रिट को इशू करने का पावर इनके पास पूरा होता है। एंड रिट को इशू करके ये अपने से सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड इस तरह से इन्होंने 15 कन्विक्ट्स को डेथ सेंटेंस जो था वो कन्वर्टेड इनटू व्हाट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा गया कि जुडिशियल पावर जो लिखा हुआ है, और जब इसका आर्बिट्रेरीनेस के साथ मिसयूज होता है, देन जुडिशियरी सामने आती है इन ऑर्डर टू जस्ट कंडीशन दिस पर्टिकुलर पावर, राइट। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने के पॉसिबिलिटीज रहते हैं, एक दो बार आ भी चुके हैं। एंड सो you have to just make the reference of all case studies related to this one, right? So whatever the power is given to the president of India is not absolute, but under the control of which one, under the control of the checks and balances, doctrine of checks and balances. Judiciary has a very important role in this regard. Okay, तो अब अगले पावर्स में भी कुछ challenges हैं, legislative power and something, so we will have to make the discussion from time to time. For the time being, I am going to stop the lecture here, and in the next series I will just take some contemporary issue related to legislative power of the president. So thank you very much.